तो दोस्तों पिछले वीडियो में ना हमने अपना ये इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ जो है वो ख़त्म कर लिया था। तो इस वीडियो में हम अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ में क्या है, चेंजेस इन आई। ठीक है, अब देखो इसको, चेंजेस इन आई के अंदर लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो जाता है और लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्स में सून आफ्टर डेथ आई लूजेज इट्स लस्चर, जो आई का जो लस्चर होता है वो ना वो एकदम लूज हो जाता है विद लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। तो उसमें जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, प्यूपिलरी लेफ्ट जो रिफ्लेक्स होता है, वो दोनों के दोनों लॉस हो जाता है। जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स ऐसे मान के चलो कि जैसे आपकी आंख, जैसे आप जा रहे हो तो आंख में कुछ पड़ जाता है तो एकदम से आई ब्लिंक कर जाती है, तो दैट इज कॉर्नियल रिफ्लेक्स। और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स मान के चलो कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी टॉर्च जो है आई के अंदर टॉर्च डाली, उसकी तेज रोशनी थी, तो आपका जो प्यूपिल है ना वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, दैट इज प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये मतलब अगर हो जाता है आफ्टर डेथ, तो ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ मसल टोन। अब मसल टोन के अंदर आफ्टर डेथ ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टोन आईलिड्स आर यूजली क्लोज, क्योंकि जो मसल टोन होती है ना, तो वो अब क्या हो जाती है, लूज, मतलब उसका लॉस हो जाता है, खत्म हो जाती है मसल टोन। तो आईलिड्स क्या हो जाती हैं आपकी, यूजली दे आर क्लोज, ठीक है, बंद हो जाती हैं। अब उसका बता दो कॉर्निया पे कि अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ, जब वो कॉर्निया होगा तो कॉर्निया के अंदर जो है जो क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके डेथ के बाद। तो चलो इसको पढ़ते हैं। occurs drying and desiccation of cornea with deposition of dust if eye remains open। देखो, जो आई अगर आपकी खुली रहेगी ना तो उस पर एक तो डस्ट भी चिपक जाएगी और जो कॉर्निया ना वो आपको एकदम सूख सा जाएगा। ठीक है, cornea becomes partially hazy and subsequently becomes hazy after 10 to 12 hours after death। Increase in atmospheric humidity and temperature are known to hasten the process but may be delayed if eye remain closed। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति, जैसे मान के चलो व्यक्ति की अब डेथ हो गई, तो ठीक है, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, है ना। तो कॉर्निया के अंदर क्या हो जाएगा, तो कॉर्निया बिकम्स पार्शली हेजी, है ना, एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स हेजी आफ्टर 10 to 12 आवर्स आफ्टर डेथ। तो जैसे ही 10 से 12 घंटे जो है डेथ को हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉर्निया बिकम्स क्या हो जाएगा, पार्शली हेजी हो जाएगी एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स हेजी आफ्टर, मतलब और भी ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा धुंधली होती चली जाएगी कॉर्निया 10 से 12 घंटे के बाद। इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर आर नोन टू हेस्टन द प्रोसेस। अब क्या होगा कि जैसे मान के चलो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, इट आर नोन टू हास्ट, मतलब ये इसको प्रोसेस को जो है ना और ज़्यादा तेज़ कर देगी, मतलब जो हेजीनेस है ना वो और जल्दी से आने लग जाएगी। विद वन सेट ऑफ डिकम्पोजिशन द कॉर्निया बिकम्स ओपेक, है ना। और फिर जब विद द ऑनसेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जैसे जैसे बॉडी डीके होने लग जाती है ना, तो ये कॉर्निया जो है तुम्हारा और क्या हो जाएगा, ओपेक सा हो जाएगा। फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो टेकिनोराई स्क्लेरोटिक्स, अब इसको ना बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो इसको ना फ्रेंच में ब्लैक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में होता है कि जैसे ये तुम्हारी आई है ना, तो इसके आसपास इस तरीके से जो इसका बेस है ना, जैसे ये है, मैं तुम्हें दोबारा बना के दिखा देता हूँ बड़ा सा, ठीक है। तो ये है, अब इसका जो बेस है ना, इसका जो बेस टुवर्ड्स मार्जिन ऑफ कॉर्निया, और जो एपेक्स है ना टुवर्ड्स लैटरल एंड मीडियल कैंथस ऑफ आई। तो दिस इज लैटरल एंड मीडियल कैंथस ऑफ आई। तो इसमें इस तरीके से होता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ चेंजेस इज सीन इन स्क्लेरा व्हेन द आई रिमेन्स ओपन। तो जब कोई भी व्यक्ति की जो आईज है ना वो खुली रह जाती है, तो इस तरह का एक चेंज दिखता है। तो ये इसको एक तरीके से जब आप देखोगे ना, तो उसको एक ब्लैक लाइन दिखेगी उस पर आई के ऊपर, तो इस तरीके से होगी। माने जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी एक आई है, मैंने एक और बार इसको बना के दिखा दे रहा हूँ, तो ये एक तरीके से इस तरीके से ये एक लाइन ऐसी बन जाएगी, है ना। और ये यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे करके होगा, लेकिन दूर से देखने पर ये एक तरीके से लाइन सी दिखेगी ऐसे, तो एकदम एक लाइन सी दिखना स्टार्ट हो जाएगी आई के अंदर, इसे ही हम कहते हैं, ठीक है, टेकिनोराई, ठीक है। इट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ड्राइंग एंड डेसिकेशन ऑफ द कंजंक्टिवा एंड स्क्लेरा, ठीक है। इट डेवलप्स बिकॉज ऑफ द ड्राइंग एंड डेसिकेशन ऑफ आपका कंजंक्टिवा, जो कंजंक्टिवा है ना उसका ड्राइंग एंड डेसिकेशन हो जाता है, एंड स्क्लेरा अपीयर्स ब्लैकिश ब्राउन डिस्कलरेशन, और जो स्क्लेरा होता है ना, अपीयर्स एज ब्लैकिश ब्राउन डिस्कलरेशन, ठीक है। फिर आओ लॉस ऑफ ऑक्यूलर टेंशन। अब ये क्या होता है, ऑक्यूलर टेंशन फॉल्स रैपिडली आफ्टर डेथ एंड विद इन अबाउट 2 hours इट बिकम्स जीरो, दस आई लुक संकन आफ्टर डेथ। तो जो आई है ना वो क्या होगी, संकन आफ्टर डेथ, मतलब कि ये समझ लो कि जो आई बॉल के अंदर है ना वो थोड़ी सी धंसती जाएगी, इसका मतलब ये है ना, आई जो सॉकेट होता है ना उसके अंदर थोड़ी सी, है ना, संक सी हो जाती है। और जो ऑक्यूलर टेंशन है ना वो रैपिडली फॉल कर जाता है। अब ऑक्यूलर टेंशन किसे कहते हैं यार, ये तो तुमको आएगी, फिजियोलॉजी तो तुमने पढ़ी होगी तो तुमको पता होगा, ठीक है। फिर आओ प्यूपिल के ऊपर। द शेप ऑफ प्यूपिल इन
लाइफ इज सर्कुलर बट आफ्टर डेथ द शेप में चेंज ड्यू टू लॉस ऑफ टोन एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सिलेरी मसल। तो जो प्यूपिल है ना, देखो ये जो तुम्हारा प्यूपिल होता है ना, जो ब्लैक कलर का वो होता है, द शेप ऑफ प्यूपिल इन लाइफ इज सर्कुलर। तो वो जो प्यूपिल का जब व्यक्ति जीवित होता है ना, तो वो प्यूपिल का जो शेप होता है ना, वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। बट आफ्टर डेथ, मतलब जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, द शेप में चेंज, तो जो उसकी शेप होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि लॉस ऑफ टोन एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सिलेरी मसल। तो जो सिलेरी मसल है ना, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह से जो तुम्हारा वो है शेप है प्यूपिल का ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये तुम्हारा प्यूपिल है, तो ये लगभग जो होता है ना तुम्हारा सर्कुलर होता है, इट इज सर्कुलर। बट जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, तो इसका शेप जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ टोन इलास्टिसिटी ऑफ सिलियरी मसल। अब जो सिलियरी मसल्स है ना, ये देखो ये जो सिलियरी मसल्स है ना, इसकी जो इलास्टिसिटी होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ टोन एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सिलियरी मसल। इसकी वजह से जो है ना, इसका जो शेप है ना, वो सर्कुलर ना रह के है ना, शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आ जाओ, द आफ्टर डेथ द प्यूपिल आर फिक्स्ड एंड वाइडली डायलेटेड एंड डू नॉट रिएक्ट टू लाइट। अब ये मैंने आपको बताया, आफ्टर डेथ द प्यूपिल्स आर फिक्स्ड, जो प्यूपिल हो जाती है ना, वो फिक्स्ड हो जाती है एंड वाइडली डायलेटेड, एकदम डायलेट हो जाती है, एंड डू नॉट रिएक्ट टू लाइट। और मतलब आप उसकी आंखों के अंदर मतलब रोशनी जब करेंगे तो वो डायलेट ही नहीं होगी, बस ऐसे ही रहेगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, है ना, रेटिना एंड कोरोइड प्लक्सिस। अब रेटिना में और कोरोइड प्लक्सिस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? तो पहले तो ये देखो ना कि जब हम बाहर से देख रहे हैं किसी भी, जैसे आई को अगर हम बाहर से देख रहे हैं, तो ये समझो कि हम कैसे देख पाएंगे? क्या मैं किसी भी व्यक्ति की आंखों के अंदर डायरेक्टली ऐसे देख लूँगा तो क्या मुझे उसकी रेटिना और कोरोइड जो है वो मुझे दिख जाएगा? तो आंसर है नहीं। तो उसके लिए ना मुझे ऑप्थेल्मोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब फिर मैं ऑप्थेल्मोस्कोप लूँगा, उससे कि उस व्यक्ति की आंखों के अंदर देखूंगा तो मुझे दिखेगा। तो अब जब मैं उस ऑप्थेल्मोस्कोप को उसकी आंखों के अंदर डाल के देखूँ, उसकी आंखों ऑप्थेल्मोस्कोप से उसकी आंखों के अंदर देखूंगा तो मुझे क्या क्या चेंजेस दिखेंगे रेटिना में और कोरोइड में, तो वो मैंने लिस्ट किया हुआ है, तो वो देखो। इमीडिएटली आफ्टर डेथ के इमीडिएट बाद ऑन फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो मैंने क्या किया, फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन और ऑप्थेल्मोस्कोप से उसको क्या किया, देखा, there is evidence of arrest of capillary circulation with retinal veins appear segmented, है ना, blood in the retinal vessels break up into segments, the phenomena is known as trucking, है ना, with setting of red blood cells in a Rolex और boxcar pattern। मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा ये है ना, ये इस तरीके से होने लग जाएगी, समझ रहे हो? जब आप ऑप्थेल्मोस्कोप से उसका फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे आई का, तो एविडेंस ऑफ अरेस्ट ऑफ कैपिलरी सर्कुलेशन, तो जो कैपिलरी सर्कुलेशन है ना, जैसे मान के चलो ऐसे बहुत सारी कैपिलरी बनी हुई है, ऐसे बहुत सारी कैपिलरी बनी हुई है आई के अंदर, है ना, तो इसमें इस तरीके से हो जाएगा, है ना, अपीयर सेगमेंटेड, है ना, कैपिलरी विद रेटिनल वेसल अपीयर सेगमेंटेड। अब जैसे तुम जैसे कई बार स्ट्रॉ से पानी पीते हो, तो जो तुमने स्ट्रॉ से कभी बार पानी पिया होता, तो जब तुम देखो, जब तुम्हारी मतलब कोई भी चीज़ जिससे आप स्ट्रॉ से आप पी रहे हो वो चीज़ खत्म हो जाती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सेगमेंटेड हो जाता है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, कैपिलरी सर्कुलेशन विद रेटिनल वेन्स अपीयर सेगमेंटेड। तो अभी जो ब्लड जो यहाँ से जा रहा है ना, वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ब्लड होगा लेकिन वो थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पर ब्लड है, अब यहाँ खाली हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्लड है, फिर यहाँ पर इतनी जगह एरिया खाली हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्लड है तो इतना एरिया खाली हो जाएगा, तो मतलब एक तरीके से सेगमेंट सा बन जाता है। ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं, जैसे blood in the retinal vessels break up into segments, the phenomena is called as trucking और with settling of red blood cells in Rolex और boxcar pattern। ठीक है, तो अभी जो सेटलिंग होगी ना, ये Rolex और boxcar pattern के बेसिस पर ही होगी, है ना। फॉर अबाउट 2 hours आफ्टर डेथ के 2 घंटे, ये तो इमीडिएट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, रेटिना के अंदर। अब रेटिना के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, 2 घंटे के बाद आफ्टर डेथ रेटिना अपीयर्स पेल, तो जो रेटिना है ना वो एकदम पेल सा दिखने लग जाएगा, एंड एरिया अराउंड द ऑप्टिक डिस्क लुक येलोइश, और जो ऑप्टिक डिस्क के अराउंड पे जो एरिया है ना वो येलोइश दिखने लग जाएगा। द नॉर्मल मोटेड अपीयरेंस ऑफ कोरोइड इज रिटेन्ड टिल दिस पीरियड, जो नॉर्मल मोल्टेड अपीयरेंस ऑफ कोरोइड है ना इज रिटेन्ड टिल दिस पीरियड। अब मैं तुमको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी एक मिनट, अब ये देखो, ये जो तुम्हारी इसके अंदर जो
क्या है, कैपिलरीज है ना, तो जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इन्हीं कैपिलरीज के अंदर ये इस तरीके से एक जगहों पर मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब सेगमेंटेड हो जाती है। और जब उसको हम एक ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मतलब एक वो ट्रकिंग हमको देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था इस वाले डायग्राम से, छोटा छोटा जो मैंने बनाया है। अब उसके 2 घंटे के बाद क्या होता है, रेटिना अपीयर्स पेल। तो ये जो रेटिना है ना, ये जो तुम्हारा रेटिना है ना, ये एकदम पेल हो जाता है। एंड एरिया अराउंड द ऑप्टिक डिस्क, अब जो ऑप्टिक डिस्क है, देखो ये जो तुम्हारा ऑप्टिक डिस्क है ना, एरिया अराउंड दिस ऑप्टिक डिस्क है ना, लुक्स येलोइश। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये एकदम से तुम्हें येलोइश दिखने लग जाता है। द नॉर्मल मूटेड अपीयरेंस ऑफ कोरॉइड इज रिटेन टिल दिस पीरियड। तो अब जो कोरॉइड जो है ना तुम्हारा, देखो ये जो कोरॉइड है ना, इसकी मूटेड अपीयरेंस मतलब तुम्हारी रेड और ब्लू कलर की जो एक अपीयरेंस होती है, मूटेड अपीयरेंस होती है इसकी, वो अभी रिटेन रहती है। मतलब अभी उसको कुछ नहीं हुआ। अभी जो तुम चेंजेस कर रहे हो ना 2 घंटे तक, स्क्लेरा के अंदर कोई भी अभी तुम्हारे कोरॉइड के अंदर कोई अभी ऐसा चेंज नहीं आया है। अभी रेटिना के अंदर ही चेंज आया है। और जो 2 चेंजेस आए हैं वो हमने देख लिया। एक तो इमीडिएट चेंज देख लिया, और 2 घंटे के बाद क्या चेंज आया वो हमने देख लिया। लेकिन 2 घंटे तक अभी जो है आपका इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है कोरॉइड के अंदर, ठीक है। By about 3 hours, the muted appearance of choroid gradually becomes hazy. अब जो कोरॉइड की जो रेड ब्लू कलर की जो एक muted appearance थी, इस तरह की जो appearance थी, वो क्या हो जाएगी, हेजी सी बनने लग जाएगी। By about 5 hours, the muted appearance, अब देखो 5 घंटे के बाद क्या होगा, by about 5 hours, the muted appearance of the choroid disappears completely. तो 5 घंटे के बाद क्या होता है, the muted appearance of the choroid disappears completely with homogeneous appearance of आई बैकग्राउंड। फिर क्या होगा, विद होमोजीनियस अपीयरेंस ऑफ द आई बैकग्राउंड, क्या हो जाएगा कि मूटेड अपीयरेंस क्या हो जाएगी इसकी, कोरॉइड की क्या हो जाएगी, एकदम से डिसअपियर हो जाएगी। और होमोजीनियस अपीयर ऑफ द आई बैकग्राउंड, मतलब जब देखो मूटेड अपीयरेंस खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस बैकग्राउंड बन जाएगा ना, कि रेड और ब्लू कलर की जो अपीयरेंस है वो खत्म हो गई तो बैकग्राउंड क्या हो गया, होमोजीनियस हो जाएगा। बाय अबाउट 6 hours आफ्टर डेथ के 6 घंटे के बाद क्या होगा, द ऑप्टिक डिस्क आउटलाइन बिकम्स हेजी, है ना। अभी देखो ये जो ऑप्टिक डिस्क थी ना, ये थोड़ी सी येलोइश हो गई थी। लेकिन अब 6 घंटे के बाद क्या होगा, जो तुम्हारी अब देखो ये वाली ना ऑप्टिक डिस्क, तो अब 6 घंटे के बाद क्या होगा, तो ऑप्टिक डिस्क आउटलाइन बिकम्स हेजी। तो जो ऑप्टिक डिस्क की आउटलाइन है ना वो हेजी हो जाएगी। एंड स्मॉलर वेसल्स आर नॉट रिकॉग्नाइज, और देखो ये कई सारी स्मॉलर वेसल्स है ना, ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं की जाएंगी, है ना। हाउएवर लार्ज वेसल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, केवल बड़ी बड़ी वेसल्स जो है वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। और फिर 12 घंटे के बाद तो वो भी नहीं दिखेगी। देखो अभी इसमें आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बाय 12 hours आफ्टर डेथ के 12 घंटे बाद क्या होगा, द एरिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क कैन बी नोन ओनली बाय सम कन्वर्जेंट सेगमेंटल vessels. After this duration, nothing in the retina can be recognized except a dark brown spot representing the macula. क्या मतलब हुआ, देखो भाई इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे के बाद बाय 12 hours आफ्टर डेथ के 12 घंटे बाद द एरिया ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, ये जो ऑप्टिक डिस्क का एरिया है ना, बी नोन ओनली बाय सम कन्वर्जेंट सेगमेंटल आर्टरीज। अब जब आप इसको जो है ऑप्थेल्मोस्कोप से देखोगे तो ये एरिया आपको कैसे समझोगे कि ये ऑप्टिक डिस्क वाला एरिया है, इसको आप वैसे ही समझ पाओगे कि ओनली बाय सम कन्वर्जेंट सेगमेंटल आर्टरीज। तो जब आप इसको ऑप्थेल्मोस्कोप से देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ जो है कन्वर्जेंट सेगमेंटल वेसल्स आपको दिखेंगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो है ये ऑप्टिक डिस्क का एरिया है। और फिर इस ड्यूरेशन के बाद थोड़े टाइम बाद और नथिंग इन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज, कुछ भी नहीं दिखेगा रेटिना के अंदर एक्सेप्ट नथिंग इन द रेटिना। अब देखो ये रेटिना के अंदर है, ठीक है, नथिंग इन द रेटिना कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्ट अ डार्क ब्राउन स्पॉट रिप्रेजेंटिंग द मैक्यूला। और फिर बहुत टाइम बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद बिल्कुल भी रेटिना में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल और केवल एक क्या डार्क ब्राउन स्पॉट जिसे हम मैक्यूला कहते हैं वही दिखेगा, किससे, ऑप्थेल्मोस्कोप से, आफ्टर दी डेथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो भाई बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं, है ना। तो देखो दी नॉर्मल एंटीमोटम कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम इन विट्रस ह्यूमर इन ह्यूमन आई इज दिस। तो ये इतनी जो है नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन विट्रस ह्यूमर ये होती है। देयर इज लीनियर राइज इन विट्रस ह्यूमर पोटेशियम विद एडवांसिंग टाइम सिंस डेथ। तो क्या होता है कि पोटेशियम की जो वॉल्यूम होती है ना, देयर इज एन लीनियर राइज इन विट्रस पोटेशियम। तो विट्रस के अंदर जो पोटेशियम है ना वो मतलब राइज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। विट्रस transaminase SGOT examination shows steady rise in the vitreous fluid as post-mortem interval increases। तो जब हम व्यक्ति के मरने के बाद क्या करते हैं, उसका SGOT एग्जामिनेशन करते हैं, तो क्या करता है, शोज स्टडी राइज इन विट्रस फ्लूइड, है ना। तो क्या करता है कि वो क्या
दिखाता है कि राइज इन विट्रस फ्लूइड एज पोस्टमार्टम इंटरवल इंक्रीजेज, जैसे जैसे पोस्टमार्टम इंटरवल इंक्रीज करता है तो इसका जो ये जो है विट्रस फ्लूइड जो है ना, इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो भाई तुम्हारा स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो फिर हम अपना चेंजेस स्किन अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्किन बिकम्स पेल ड्यू टू ड्रेनिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल टू द स्किन। तो क्या होता है कि ब्लड वेसल से क्या होता है कि ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्किन जो है तुम्हारी पेल हो जाती है ड्यू टू ड्रेनिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल टू द स्किन। ठीक है, तो स्किन आपकी पेल हो जाती है। ठीक है, स्किन लूजेज इट्स इलास्टिसिटी, जो स्किन है ना वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देता है विद लॉस ऑफ स्किन क्रीजेस एंड द पर्सन में अपीयर यंग। क्या हो जाता है कि स्किन लूजेज इट्स इलास्टिसिटी, तो जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है ना वो उसको लूज कर देता है विद स्किन क्रीजेस एंड द पर्सन में, है ना, और जो पर्सन है वो एकदम यंग जैसा होता है वैसा अपीयर करने लग जाता है। फिर कॉन्टैक्ट फ्लैटरिंग एंड पैलर, तो इसका मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी द एरियाज दैट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड became flat and due to contact pressure the blood from the vessels under the skin surface is spewed out resulting in flat and pale surface known as कॉन्टैक्ट फ्लैटरिंग और पैलर। मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये जो डेड हो गया ना, तो अब इसके जो वो वाली सरफेस जो मतलब कि तुम्हारे फ्लोर के साथ लगी हुई है, जो ग्राउंड के साथ लगी हुई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होगा कि ब्लड फ्रॉम दिस वाली साइड जो होगी ना, तो वो स्क्वीज आउट हो जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो जो है ना तुम्हारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाएगी ब्लड जो है, उससे क्या हो जाएगा, द ब्लड फ्रॉम द वेसल्स अंडर द स्किन सरफेस स्क्वीड आउट रिजल्टिंग इन फ्लैट एंड पेल सरफेस। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्किन जो नीचे वाली सरफेस है वो एकदम पेल हो जाएगी, है ना, एंड नोन एज कॉन्टैक्ट फ्लैटरिंग एंड पैलर। और इसे ही क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फ्लैटरिंग और पैलर कहते हैं। क्यूटिस एंसरिना में बी ऑब्जर्व। अब देखो जो ड्राउनिंग के केसेस होते हैं ना, तो उसमें क्यूटिस एंसरिना जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसे गूज स्किन कहते हैं, है ना। स्किन और सबक्यूटेनियस, जो तुम्हारे स्किन होता है सबक्यूटेनियस में हेयर फॉलिकल्स जो है तो वो तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर इलेक्टोरस पायरोलर इरेक्टर पायलोरम जो मसल अवेलेबल होती है ना, तो रिगर मोटिस के कारण मतलब कि ये वो हो जाता है तुम्हारा क्यूटिस एंसरिना, मतलब तुम्हारे को गूज बम्स टाइप से होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस इन द स्किन हो गया तुम्हारा। फिर आओ तुम्हारा एल्गोर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस, एल्गोर का मतलब है कोल्डनेस और मोर्टिस का मतलब है आफ्टर डेथ। तो ठीक है, जो नॉर्मल ओरल टेम्परेचर इन लिविंग इंडिविजुअल इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेयर एज रेक्टल टेम्परेचर इज अबाउट 2.5 डिग्री हायर देन द ओरल टेम्परेचर। ठीक है, तो जो तुम्हारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वेयर एज रेक्टल टेम्परेचर जो तुम्हारा होता है 0.5 डिग्री हायर देन द ओरल टेम्परेचर। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी का वो एकदम से गिर जाता है प्रोग्रेसिवली अंटिल इट रीचेज द एम्बिएंट टेम्परेचर। जो मतलब वो वाला टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जब तक कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है ना, सराउंडिंग के टेम्परेचर जब तक नहीं पहुँच जाता है। द फॉल ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम द डेड बॉडी इज ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस। तो ये फॉल क्यों होता है, देखो भाई सीधी बात तो यही है कि आफ्टर डेथ के बाद क्या होता है, देयर इज नो हीट जनरेशन ड्यू टू द लॉस ऑफ ऑल फिजिकल केमिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्योंकि क्या होता है कि डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद क्या होता है, फिजिकल केमिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती नहीं है, तो जिसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन ही नहीं होता। और दूसरी चीज़ क्या है भाई, देयर इज कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट अंटिल इट कम्स टू द लेवल ऑफ द एनवायरमेंट टेम्परेचर एज द हीट रेगुलेटिंग सेंटर गेट्स इनएक्टिव ड्यू टू डेथ। क्योंकि जो तुम्हारा हीट रेगुलेटिंग सेंटर है ना वो तुम्हारा इनएक्टिव हो जाता है, इसीलिए देयर इज कांस्टेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट अंटिल इट कम्स टू द लेवल ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर एज द हीट रेगुलेटिंग सेंटर। जो तुम्हारा हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा इनएक्टिव हो जाता है। इसके कारण जो है बॉडी जो है लगातार कांस्टेंट हीट लॉस करती रहती है जब तक कि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर नहीं आ जाता। फिर द लॉस ऑफ द बॉडी हीट अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लॉस ऑफ बॉडी हीट अकर्स फ्रॉम द सरफेस बाय 3 मैकेनिज्म। अभी किस तरीके से जो बॉडी का जो टेम्परेचर का जो लॉस है ना, ये जो बॉडी से हो रहा है वो 3 तरीके से होता है। एक तो है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तुम्हारा तीसरा है रेडिएशन। अब कंडक्शन से कैसे किया जाता है, कैसे होता है, हेयर ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स कूल बाय कंडक्शन। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी व्यक्ति उसकी डेड बॉडी अब रखी हुई है, तो मान के चलो ज़मीन पे रखी हुई है, अब मान के चलो ज़मीन तुम्हारी ठंडी है, तो कांटेक्ट के साथ, क्योंकि ठंडी ज़मीन है और जो बॉडी है वो हीटेड है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर, हेयर ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स। तो क्या हो गया, ट्रांसफर हीट हो जाएगा बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। या आपने उसको कोई ऐसी चीज़ पकड़ा दी जो मतलब
ठंडी है, मानो उसके जैसे हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ना, तो कई बार जैसे होता है कि उनके घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो थोड़े टाइम बाद आएगा, तो हम उसको उस एक रेफ्रिजरेटर टाइप से जो आता है ना उसके अंदर रख देते हैं, तो वो भी मतलब उसको ठंडा करने के लिए। तो उससे क्या होता है ना, कंडक्शन से तुम्हारी क्या हो जाएगी, हीट जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती है। फिर कन्वेक्शन, हियर ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स थ्रू मूविंग एयर एडजेसेंट टू द बॉडी। अब मान के चलो कि कई बार क्या होता है कि तुमने उसको एक ऐसी जगह पर रखा हुआ है, जैसे मान लो ठंड के समय पर है, जैसे मान लो ठंड का मौसम है, तो हवाएं जो है वो ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं चल रही हैं, तो उससे क्या होगा कि कन्वेक्शन के कारण जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तुम्हारा रेडिएशन। हियर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी अकर्स टू द सराउंडिंग बाय इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज से जो भी ट्रांसफर होता है हीट का, वो तुम्हारा रेडिएशन की वजह से तुम्हारा हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कूलिंग ऑफ द बॉडी। अब बॉडी जो है कितनी तेजी से कूल करेगी कि नहीं करेगी, कैसे होगी, वो सारा का सारा जो तो है वो सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इफ देयर इज difference between the atmosphere and the body, then the cooling of the body takes place by different temperature of dead body and environment temperature. if there is difference, ठीक है, between the atmosphere and the body, अगर atmosphere और body में difference है, then cooling of the body takes place by difference between the temperature and the dead body and the environment temperature. मान के चलो environment का temperature है -24 डिग्री सेल्सियस और तुम्हारा डेड बॉडी अब जो होगी उसका मान के चलो 37 डिग्री सेल्सियस है ना, या मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो बस उसके बाद क्या होगा कि वो हो जाएगा तुम्हारा 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो डिफरेंस होता है ना, उसकी वजह से जो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाता है ना, फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट जो है तुम्हारा हीट जो है वो फ्लो कर जाती है। उसके बाद आ जाओ मीडिया ऑफ डिस्पोजल। तो it is according to the media of disposal under whether disposed in water, air or buried in ground. Thus the ratio of the fall of body temperature is in the three media, that is water, air, grave, is 4:2:1, popularly known as Caspar dictum. इसका मतलब क्या है कि हम किस मीडिया में बॉडी को डिस्पोज हम कर रहे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितनी तेजी से जो है गिरेगा। तो इट इज अकॉर्डिंग टू द मीडिया ऑफ डिस्पोजल वेदर डिस्पोज्ड इन वाटर, एयर और बरीड इन द ग्राउंड। ठीक है, दस द रेशियो ऑफ द फॉल ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिरेगा इन द थ्री मीडिया, दैट इज वाटर, एयर और ग्रेव। तो वाटर के अंदर जो टेम्परेचर है बहुत तेजी से गिर जाएगा, एयर के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा कम तेजी से गिरेगा और ग्रेव के अंदर थोड़ा टेम्परेचर और कम गिरेगा। तो ये एक तरीके से 4:2:1 का एक रेशियो है जिसको हम कैस्पर डिक्टम कहते हैं। अब बॉडी बिल्ड, अब है ना, बॉडी बिल्ड की वजह से भी टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं। थिन बिल्ड टेम्परेचर लूजेज हीट रैपिडली। अब जैसे मान के चलो कोई जो थिन बिल्ड है, बहुत ही पतला दुबला आदमी है, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर जो है वो जल्दी लूज कर जाएगा, है ना। टू फैटी पर्सन बिकॉज फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग कवर एंड रिटेन्स हीट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्योंकि अब जो मान के चलो एक मोटा व्यक्ति है और एक पतला व्यक्ति, तो पतला व्यक्ति तो जल्दी लूज कर जाएगा हीट को, है ना, लेकिन जो मोटा व्यक्ति है ना, तो मोटा व्यक्ति क्या करेगा, वो थोड़ी टाइम बाद मतलब हीट को लूज करेगा, है ना। उसके बाद अब इसमें तुम एक मेल और फीमेल का भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे फीमेल्स के अंदर फैट ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स का जो टेम्परेचर जो लूज होता है थोड़ा टाइम बाद होता है ना, और मेल्स के अंदर फैट थोड़ा कम होता है, तो उनका जो टेम्परेचर है वो जल्दी लूज हो जाता है। ठीक है, आप एज भी देख सकते हो। मैक्सिमम हीट लॉस अकर्स इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन इन कंपैरिजन टू अडल्ट बिकॉज द लार्जर सरफेस एरिया इन दी फॉर्मर्स। जैसे कि मैक्सिमम हीट लॉस जो एज पर है, जो छोटे बच्चे हैं ना वो बहुत जल्दी हीट लूज कर देते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा कम में करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका एरिया जो है ना वो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया। इस वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो हीट का लॉस है ना वो जल्दी हो जाता है। फिर अब क्लॉथिंग और प्रोटेक्टिव गियर्स लाइक जैकेट, स्वेटर एक्सेट्रा रिटेन्स हीट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, सो कूलिंग ऑफ द बॉडी इज स्लोअर। तो जो व्यक्ति जो मान के चलो बहुत ज़्यादा ठंड में जैसे उसकी डेथ हो रही है ना, तो वो बहुत सारे स्वेटर वेटर पहना हुआ है, तो उसकी जो बॉडी से हीट जो है थोड़ी टाइम बाद जो है वो होगी, लूज होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तुम्हारा एयर मूवमेंट, है ना। एनवायरमेंट with more air breeze movement will cause faster cooling of the body। वही मतलब अगर बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है ना, तो क्या होगा कि बहुत जल्दी मतलब वो हो जाएगा। अगर मानो ठंड के मौसम है और उससे स्वेटर वेटर ज़्यादा पहना हुआ नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहना हुआ है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद आओ जरा, पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी विद outstretched hand loses more heat because of greater surface of the body is exposed। ठीक है, क्या होगा, बॉडी विथ outstretched hands, तो जिसकी बॉडी के जो हाथ पैर है ना ज़्यादा स्ट्रेच हैं, है ना, हैंड्स लूजेज मोर हीट, वो बहुत जल्दी से हीट लूज कर जाएगा बिकॉज क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ गया, हाथ पैर फैले हुए हैं एक तरीके से। एक में क्या है कि हाथ और पैर जो है वो एकदम, हाथ जो है वो बिल्कुल बॉडी से चिपके हुए हैं तो सरफेस एरिया कम है तो बॉडी देर में लूज होगा, और हाथ पैर दोनों फैले हुए हैं तो क्या होगा कि बॉडी जल्दी से हीट लूज कर जाएगा। फिर कॉज ऑफ डेथ, है ना, अब कारण, कॉज ऑफ डेथ क्या है, इफ डेथ इज एट्रीब्यूटेड टू सम infectious disease or septicemia or brachyemia, then there may be high temperature of the body at the time of death with post-mortem production of heat by the action of infective organisms, so heat loss from the body will be slower। मान के चलो कि if the death of the attributed to some infectious disease और septicemia, कोई infectious disease हो गया, septicemia हो गया, बैक्टीरियमिया हो गया, तो उसमें की वजह से क्या होता है ना कि बॉडी के अंदर ये लोग सब के सब ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर रहे होते हैं। जब ये एक्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है हीट का, तो जब हीट का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा कि जो बॉडी की हीट है ना वो थोड़ी टाइम बाद, मतलब वो टेम्परेचर है थोड़े टाइम बाद वो ड्रॉप हो जाएगा। फिर इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ अ साइन ऑफ डेथ। भाई सबसे पहली बात तो यही है कि ये बताओ कि एल्गोर मॉर्टिस किसी व्यक्ति में हो गया तो क्लियर कट बात ये है कि भाई वो व्यक्ति मर गया क्योंकि उसके अंदर एल्गोर मॉर्टिस हो गया। टाइम सिंस डेथ कैन बी एस्टिमेटेड, आप बता सकते हैं कि भाई किस समय पर व्यक्ति की डेथ हुई, है ना, एल्गोर मॉर्टिस के बाद। Here cooling of the body delays the process of rigor mortis and thus retards decomposition। तो जो बॉडी की अर्ली कूलिंग है ना, अर्ली कूलिंग ऑफ द बॉडी डिलेज द प्रोसेस ऑफ रिगर मोर्टिस। तो अर्ली, अगर बॉडी की जो है ना कूलिंग जल्दी हो गई तो उससे क्या होता है, रिगर मोर्टिस को क्या होता है, थोड़ा डिले हो जाता है एंड दस रिटार्ड्स डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम बाकी के और जो हमारे बचे हुए हैं वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट हमारा फिर ये हो गया। फिर हमारा अगली बार वाला जो बचा हुआ है ना, ये हमने अपना कहाँ तक पढ़ लिया, एल्गोर मॉर्टिस तक पढ़ लिया। बाकी हम पोस्टमार्टम लिविडिटी, रिगर मॉर्टिस और चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड, ये सब हम जो है अपने अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।